बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट सेकंड में हम नेक्स्ट में लेके चल रहे हैं बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन। एक बार हम इसको ले चुके हैं और इसको प्रारंभ कर दिया था। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर बताए जा चुके हैं और उन्हीं के आपस में एक दूसरे से संबद्धता प्रदर्शित करने के लिए हम बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन का उपयोग कर रहे हैं। BOH जो लिखा है इसका अर्थ है बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन, जिसमें BOH के अनुसार किसी भी अणु की कुल ऊर्जा अर्थात E स्थानांतरण ऊर्जा, जिसको ट्रांसलेशनल एनर्जी ET के रूप में, घूर्णन ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी ER के रूप में, कंपन ऊर्जा वाइब्रेशनल एनर्जी EV के रूप में तथा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा EE के रूप में या उनके योग के बराबर प्रदर्शित की जाती है। इसको थोड़ा सा समझें। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं क्या क्या है। हम यहाँ पर किसी भी बंद पात्र में गैस को लेकर उस गैसीय अणुओं में होने वाली विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को प्रदर्शित करते हैं और विद्युत चुम्बकीय विकिरण के साथ इस गैसीय अणु की अंतःक्रिया के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के स्थानांतरण ऊर्जाएं या विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं अणु में निहित होती है, उन्हीं के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि किसी बंद पात्र में गैस ली गई है तो उसको बिना ऊर्जा दिए उस गैसीय अणुओं में एक जगह से दूसरी जगह गैस अणु स्थानांतरित होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं और इस स्थानांतरण के अंदर जो विभिन्न ऊर्जा शामिल या सन्निहित होती है उस ऊर्जा को हम स्थानांतरण ऊर्जा कहते हैं, जो सभी प्रकार की गैसों में पूर्व में ही निहित होती है। अलग से हमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण दे करके इस ऊर्जा को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अणु द्रव अवस्था में है फिर हम इसको ऊर्जा दे करके गैस अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो उस समय इसमें स्वतः ही स्थानांतरणीय ऊर्जा या एक जगह से अणु को दूसरी जगह स्थानांतरित होने में जो ऊर्जा निहित होती है इसको हम स्थानांतरण ऊर्जा कहते हैं। इसके अलावा यदि इस अणु को कुछ ऊर्जा दी जाए तो ये अणु अपनी अक्ष पर घूर्णन प्रारंभ कर देता है, तो उस ऊर्जा को हम घूर्णन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात अणु की अपने अक्ष पर घूर्णन से जो ऊर्जा निहित होती है या घूर्णन में जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है उस ऊर्जा को घूर्णन ऊर्जा कहते हैं। अब यदि उस गैसीय अणुओं को हमने घूर्णन के बाद में भी कुछ अतिरिक्त ऊर्जा दी जाए या दे दी है तो ऐसी स्थिति में अणु ऊर्जा पा करके स्थानांतरण कर रहा है प्लस घूर्णन भी कर रहा है, लेकिन और अधिक ऊर्जा दे दी तो वही अणु घूर्णन के और स्थानांतरण के साथ साथ बंधों के मध्य दूरी को कम या ज्यादा करते हुए अंतर आणविक अक्ष पर कंपन प्रारंभ करता है या बंध के सापेक्ष कंपन प्रारंभ कर देता है और इसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको हम कंपन ऊर्जा कहते हैं। अब यदि अणु को एक निश्चित ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा दी जाए तो कंपन में अणु अत्यधिक ऊर्जा अवशोषित करते हुए कई बार बंध विखंडित कर देता है, या अगर बंध विखंडित नहीं होता है तो उस अणु में उपस्थित परमाणुओं के विभिन्न इलेक्ट्रॉन बंधित हो सकते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो सकते हैं, या अन्य जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन दी गई विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके अपने एक आणविक ऊर्जा स्तर से दूसरे आणविक ऊर्जा स्तर, जिसको हम N1, N2, N3 के रूप में प्रदर्शित कर चुके हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं या संक्रमित होते हैं। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा अणु के द्वारा अवशोषित की जाती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहते हैं। चूँकि यहाँ पर स्थानांतरण ऊर्जा के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ अधिक ऊर्जा दी जाए तो घूर्णन ऊर्जा के रूप में अणु ऊर्जा अवशोषित करता है, और अधिक ऊर्जा दी जाए तो बंध के सापेक्ष अणु में कंपन के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है, और ज़्यादा ऊर्जा दे दी जाए तो वह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को बंधित या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर या इलेक्ट्रॉनिक स्तर में संक्रमित करता है। इस प्रकार से जो ऊर्जा अवशोषित होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहते हैं। और इसमें आपको क्रम पता चल गया होगा कि स्थानांतरण ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा है, घूर्णन ऊर्जा उससे अधिक और कंपन ऊर्जा उससे भी अधिक, जबकि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा
इन चारों में सबसे अधिक ऊर्जा या अत्यधिक ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है। जबकि यदि मैं किसी अणु की कुल ऊर्जा की बात करूं तो अणु की कुल ऊर्जा इन चार प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, जिसको हम E बराबर ET प्लस ER प्लस EV प्लस EE के रूप में दर्शाते हैं, जिसको हमने क्रम से लिखा है। T ट्रांसलेशनल, ET को ट्रांसलेशनल एनर्जी स्थानांतरण ऊर्जा, ER रोटेशनल एनर्जी घूर्णन ऊर्जा, EV वाइब्रेशनल एनर्जी या कंपन ऊर्जा, EE इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के रूप में प्रदर्शित की गई। तो अणु की कुल ऊर्जा E इन चार प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। चूंकि हम इनके मध्य संबंध ऊपर पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी N1 N2 से जो ऊर्जा स्तर प्रदर्शित किए गए, इनके मध्य का अंतराल बहुत अधिक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा बहुत ही अधिक होती है। लेकिन कंपन ऊर्जा उन इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में V1 V2 V3 V0 से प्रदर्शित किए गए विभिन्न कंपन ऊर्जा स्तरों के मध्य का अंतराल कम है, अर्थात इनकी ऊर्जा भी कम होती है। जबकि ऊर्जा क्रम के रूप में उस V1 V2 के मध्य या V0 और V1 के मध्य विभिन्न J स्तर, जिसको कि हम रोटेशनल स्तर कहते हैं, ये स्तर उससे कम अंतराल युक्त होते हैं। अतः रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा का मान कंपन ऊर्जा से भी कम होता है। जबकि अणु को बिना कुछ ऊर्जा दिए भी अणु एक जगह से गैसीय अणु एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता रहता है, अर्थात स्थानांतरण ऊर्जा ET का मान इन चारों प्रकार की ऊर्जाओं में सबसे कम होता है। क्योंकि स्थानांतरण ऊर्जा में हम गैसीय अणुओं का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए स्थानांतरण ऊर्जा अति अल्प होती है। इसलिए बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार इसे हम नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि बिना ऊर्जा दिए भी गैसीय अणु स्थानांतरण ऊर्जा के रूप में ऊर्जा निहित रखते हैं, जिसका कि हम अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम नगण्य मान लेते हैं। अतः किसी भी अणु की कुल ऊर्जा केवल 3 ऊर्जाओं के योग के तुल्य मानी जाती है, जिसमें हम ऊपर वाले में ET को हटा देते हैं और शेष 3 ऊर्जाएं EE, EV और ER के रूप में समीकरण 1 से प्रदर्शित की गई है। ऊर्जा E गैसीय अवस्था में 4 प्रकार की ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, जो कि हम पहले ही ऊपर ले चुके हैं। ET अणु की गतिज ऊर्जा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष नगण्य मानते हैं, जो कि ट्रांसलेशनल एनर्जी है। अणु में परमाणुओं के घूर्णन से उत्पन्न होती है ER रोटेशनल एनर्जी। अणुओं में परमाणुओं के कंपन से उत्पन्न होती है, जो कि बंध के सापेक्ष कंपन को दर्शाती है। और घूर्णन की बात करें तो अक्ष के सापेक्ष घूर्णन को दर्शाती है। जबकि EE परमाणु ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण या संक्रमण से उत्पन्न होती है। यहाँ पर परमाणु ऊर्जा स्तरों के स्थान पर हम आणविक ऊर्जा स्तर का उपयोग करते हैं, तो ये आणविक स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है। और यदि हम परमाणु ऊर्जा स्तरों के रूप में इसको प्राप्त करते हैं तो उसको ऊर्जा के क्वांटीकरण के रूप में परमाणु स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जैसे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, जिसमें लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्परी श्रेणियाँ प्राप्त होती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी कभी क्वांटीकृत नहीं होती है, लेकिन शेष तीनों ऊर्जाएं निरंतर क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत का मतलब है सतत रूप से ऊर्जाओं का उत्सर्जन या अवशोषण क्वांटीकरण कहलाता है, या हम कह सकते हैं क्वांटम के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण क्वांटीकरण कहलाता है। इसी को हम आगे प्रदर्शित कर रहे हैं। इन सभी ऊर्जाओं को तुलनात्मक व अध्ययन की दृष्टि से ऊर्जा स्तरों में बांट देते हैं, और इन विभिन्न ऊर्जा स्तरों को हम निम्न रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें दिए गए ऊर्जा स्तर में पहला ऊर्जा स्तर है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जिसको N से प्रदर्शित किया है, जो सबसे पहले चित्र के रूप में बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के अंदर शुरुआत में लिखा था। उससे कम ऊर्जा को हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और J रोटेशनल एनर्जी लेवल या घूर्णन ऊर्जा स्तर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और क्वांटीकरण में ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण होता है, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, इसी को हम क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात क्वांटम के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण ऊर्जा क्वांटीकरण कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक क्वांटीकरण, वाइब्रेशनल ऊर्जा स्तरों के मध्य वाइब्रेशनल क्वांटीकरण और रोटेशनल ऊर्जा स्तरों के मध्य रोटेशनल क्वांटीकरण कहलाता है। इसमें पहला है घूर्णन ऊर्जा संक्रमण, अर्थात एक घूर्णन ऊर्जा से दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर के मध्य संक्रमण। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ हमने
घूर्णन ऊर्जा स्तरों को हम रेखाओं से प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह केवल एक घूर्णन ऊर्जा से दूसरी घूर्णन ऊर्जा के मध्य की संरचना को प्रदर्शित की गई है। अध्ययन के लिए हम इसको रेखाओं के रूप में तुलनात्मक रूप में दर्शाते हैं। ये परमाणु कोषों की तरह निश्चित कोष या स्तर नहीं होते हैं, केवल अध्ययन के लिए हमने क्वांटीकरण के रूप में इनको सूक्ष्म क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया है। इस संक्रमण के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः माइक्रोवेव क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषण द्वारा घूर्णन क्षेत्र संक्रमण होता है। अर्थात किसी भी गैस के अणु को यदि माइक्रो तरंगों के रूप में ऊर्जा दी जाए तो यह अणु उन ऊर्जा या माइक्रोवेव ऊर्जा को अवशोषित करके अपने घूर्णन में परिवर्तन करता है, अर्थात घूर्णन संक्रमण दर्शाता है। इस संक्रमण को रोटेशनल या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। तो ये माइक्रोवेव, रोटेशनल या घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी घूर्णन ऊर्जा संक्रमण के रूप में स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होती है, जिसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों के अध्ययन द्वारा हम आणविक संरचना का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में ले रहे हैं सेकेंड, कंपन ऊर्जा संक्रमण। कंपन ऊर्जा संक्रमण में यह संक्रमण घूर्णन से उच्च ऊर्जा युक्त होता है, अतः इस संक्रमण के साथ घूर्णन संक्रमण भी जुड़ा रहता है, अतः इसे कंपन घूर्णन संक्रमण या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यह संक्रमण अवरक्त क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषण द्वारा संपन्न होता है, इसलिए इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो सबसे निम्न ऊर्जा युक्त ऊर्जा क्वांटीकरण में घूर्णन ऊर्जा संक्रमण, जो कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। दूसरी कंपन संक्रमण, जिसके अंदर वाइब्रेशन या कंपन के साथ साथ घूर्णन क्षेत्र भी शामिल होते हैं, तो इसलिए इसको सम्मिलित रूप से वाइब्रेशनल रोटेशनल संक्रमण कहते हैं। चूँकि यह संक्रमण IR ऊर्जा के द्वारा या अवरक्त क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषित करके संपन्न होता है, अतः इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तीसरे प्रकार का है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण। अणु उच्च ऊर्जा अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉन का एक कोष से दूसरे कोष में स्थानांतरण होता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कहते हैं। वापिस ध्यान देना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण आणविक ऊर्जा स्तरों के रूप में एक आणविक ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का दूसरे आणविक ऊर्जा स्तर के मध्य संक्रमण को दर्शाता है। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कह रहे हैं, जबकि ये परमाणविक संक्रमण नहीं है। इस संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण UV और दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा अवशोषण द्वारा संपन्न होता है, अतः इसे UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या पराबैंगनी दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यह संक्रमण उच्च ऊर्जा युक्त होने के कारण 3 संक्रमणों का संयोजन होता है, अतः अत्यधिक जटिल स्पेक्ट्रोस्कोपी दर्शाता है, जिसमें अणु के घूर्णन, कंपन और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण भी शामिल होते हैं। जैसा कि हमने पहले चित्र में पढ़ रखा है कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण बोर्न ओपेनहाइमर हाइमर संक्रमण में या सन्निकटन में N1 से N2 के मध्य संक्रमण करते हैं, तो इसके अंदर सूक्ष्म संक्रमणों में घूर्णन संक्रमण व कंपन संक्रमण भी शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के स्पेक्ट्रम में कंपन व घूर्णन संक्रमण की सूक्ष्म लाइनें भी पाई जाती है, अतः यह अति सूक्ष्म तथा अत्यंत जटिल स्पेक्ट्रम होता है। इसलिए इसका हम अध्ययन सबसे अंत में करते हैं, जबकि घूर्णन और कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन हम प्रारंभ में करते हैं, जिनके संक्रमण ऊर्जा का मान भी काफ़ी कम होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करने से पूर्व हमें आणविक के अणुओं के गतिशीलता के विभिन्न स्वतंत्रता कोटियों का या डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होना चाहिए कि दिया गया एक अणु किस प्रकार की गति प्रदर्शित करता है, और उस गति के अनुसार हम विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें स्वतंत्रता की कोटि, और इस स्वतंत्रता की कोटि का अध्ययन हम अगली क्लास के अंदर करते